अस्सलामुअलैकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटर्न टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में 20 अप्रैल से एमके प्रिपरेशन के नए सेशन का आगाज हो रहा है, जिसमें हम पीएसटी और सीटी के उन कैंडिडेट्स को तैयारी करवाएंगे जिनके टेस्ट की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई और उनके पास टाइम है। अगरचे आपने घर पे तैयारी कर रखी होगी, लेकिन अगर आप मिस्टेक्स पेपर वाले दिन करेंगे तो वहां पे आपका स्कोर माइनस हो जाएगा। तो ये देखने के लिए कि क्या आप पॉसिबल मिस्टेक कर सकते हैं, कौन सी गलतियां जो आप कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही वजह है कि तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस टेस्ट सीरीज की बेस पर अच्छा स्कोर लेते हैं और हमें इस टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर लेना है। तो उसके लिए एक नए सेशन का आगाज 20 अप्रैल से हम कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम वीडियो सीरीज की बात करें तो क्लास 7 की मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 12 और 13 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है ये ज्यादा कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री से रेलेवेंट है, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस हम देखेंगे कि हमसे रेलेवेंट एमसीक्यूज क्या हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो इस चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें सिमेट्री का जिक्र है, रिफ्लेक्टिव और रोटेशनल सिमेट्री। तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है कि अगर किसी शेप में से एक लाइन गुजारे और वो बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उस सिमेट्री को हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। कि अ फिगर हैज लाइन सिमेट्री, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का दूसरा नाम है लाइन सिमेट्री। आ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री या फिगर हैज लाइन सिमेट्री इफ टू पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम व्हेन दे आर फोल्डेड अलोंग अ लाइन। तो ये आपने एक तरह की सिमेट्री देखनी है और दूसरी आप लोगों ने एक सिमेट्री और पढ़ी है, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। कि अगर आप किसी शेप को रोटेट करते हैं उसकी सेंट्रल लाइन के अलोंग और रोटेट करने के बाद भी वो शेप सेम टू सेम रहती है तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। फिर इस चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने करना है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट या इमेज को मूव करते हैं या शिफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह तो ये मूवमेंट कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये आपने ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट या आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन की हद तक इसको कर लेना है। अच्छा, ये नेक्स्ट सारा कंस्ट्रक्शनल ज्योमेट्री है, इसको हम टच नहीं करेंगे, ये हमारे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये सारी समरी है, समरी में वही बातें दोबारा आ गई कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि अगर आप किसी फिगर को सेंटर के गिर्द रोटेट करते हैं और 360 डिग्री की रोटेशन में कम से कम वो 2 दफा अपनी असल शेप जैसी दिखती है तो उसको हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। और कितनी दफा वो असल शेप जैसी दिखती है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो फिर ये ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आ गई। इसके कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, आपको फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी कि लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड करती है किसी भी शेप को 2 बराबर हिस्सों में तो 2 हाफ्स में तकसीम कर देती है। अगर एक शेप या ऑब्जेक्ट आप रोटेट करते हैं सेंट्रल पॉइंट पर और वो कम से कम 2 दफा सेम नजर आती है तो उसकी सिमेट्री कौन सी होगी? रोटेशनल सिमेट्री। टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। जब एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, ये उसके कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट। ये एक एमसीक्यू है, ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट और इमेज डजंट इफेक्ट इट्स। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, प्लेसमेंट चेंज होगी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? उसका साइज चेंज नहीं होगा। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज अबाउट डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये डाटा मैनेजमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, अब इस पे मजीद काम करते हैं। एक दो बातें नई होगी, बाकी पुरानी रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ्स की टाइप्स हैं। एक तो आपने सिंपल बार ग्राफ पढ़ा है कि आपके पास 2 तरह का डाटा है और आप एक डाटा एक्स एक्सिस पे ले लेते हो, एक वाई एक्सिस पे, तो बार ग्राफ होता है। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा तरह की वैल्यूज हो या 2 से ज्यादा कैटेगरीज की टाइप्स की आपके पास वैल्यूज हो, डाटाज हो, तो आप उसके लिए मल्टीपल बार ग्राफ बनाते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? 2 और मोर देन 2 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा आर ड्रॉन अलोंग अ ग्राफ दैट इज नोन एज मल्टीपल बार ग्राफ। इसकी भी 2 टाइप्स होंगी, एक सिंपल बार ग्राफ भी होता था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये भी 2 तरह का होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास इसकी ड्राइंग है। डेफिनेटली हमने पेपर में बार ग्राफ बनाकर नहीं देखने, तो हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे। फिर है लाइन ग्राफ। अगर आपके पास डाटा ऐसा हो विच चेंजेस विद टाइम, तो इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं। तो एक तरफ आप टाइम ले लेते हैं, एक तरफ आप अपना डाटा ले लेते हैं, तो आप उसके लिए लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं। तो लाइन ग्राफ कब आप प्रेफर करेंगे? व्हेन डाटा चेंजेस विद टाइम। फिर है पाई ग्राफ, जिसका कॉन्सेप्ट विलियम प्लेफेयर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, साल 1801 में पाई ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो पाई ग्राफ में टोटल एक कंप्लीट रोटेशन होती है, तो इसके अंदर टोटल 360 डिग्री का डाटा पाया जाता है।
तो हमें क्या करना होता है कि डाटा को एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसको हम पाई ग्राफ का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें भी आपने वैल्यूज को पुट करने के लिए क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको हमने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो हमारे पास एंगल्स आते जाते हैं। जिस तरह अगर हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह के पैसे हैं, हमने देखना है कि किसके हिस्से में कितने हैं, तो 940 का 5040 में से जो हिस्सा बनता है वो बनता है 940 डिवाइडेड बाय 5040 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 67 डिग्री। तो जब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो 67 डिग्रीज आप अलॉट करेंगे पहली ऑब्जर्वेशन को। फिर 800 का 57 डिग्री आ रहा है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन को 57 डिग्री अलॉट करेंगे। लेकिन ये समझने से रेलेवेंट चीजें हैं, पेपर में ड्रा करने से रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास डाटा की एक और टाइप आ जाती है। ये ग्राफ की टाइप है कि कौन सा ग्राफ कब चूज करना है। पिक्टोग्राफ होता है जब आप डाटा को अट्रैक्टिव फॉर्म में शो करना चाहते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। बार चार्ट वो होता है जिसमें आपके पास वैल्यूज हैं when the data values are independent and no value is dependent। अगर वैल्यूज इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करी, तो उसको हम बार चार्ट कहते हैं। मल्टीपल बार चार्ट में दो से ज्यादा तरह का डाटा होता है। लाइन ग्राफ चेंजेस विद टाइम, और पाई चार्ट में जब आपने डाटा को एक सर्कुलर फॉर्म में या एक फ्रैक्शनल फॉर्म में शो करना हो तो आप पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे डाटा और उसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है। डाटा क्या होता है, हमारी वो वाली इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं किसी जगह से, उसे हम अपना डाटा कहते हैं। डाटा हो सकता है होल नंबर्स की फॉर्म में, उसके डिस्क्रीट डाटा कहेंगे, या फिर वो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो सकता है, उसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। फिर हमारे पास डाटा के अंदर ये हमारे पास दो चीजें हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डाटा अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड हो सकता है, ये हम अपने तौर पर इसको प्रेजेंट करते हैं। डिस्टिंक्ट डाटा का मतलब होता है डिस्क्रीट डाटा या सेपरेट डाटा, तो ये इसके मीनिंग्स हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लेंगे। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास इंटरवल क्या होता है, द ग्रुप ऑफ डाटा आर कॉल्ड क्लासेस, और क्लास इंटरवल जो आप ग्रुप्स बनाते हैं उन्हें आप क्लास इंटरवल्स या क्लासेस कहते हैं। उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू होती है और सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उनका डिफरेंस जो होता है वो रेंज कहलाता है। क्लास साइज जो होता है वो अपर और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस होता है, वो क्लास साइज होता है और ओवरऑल चलता है। क्लास लिमिट क्या होती है, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं, 32 से 37, 38 से 43, 44 से 49, 50 से 55। ये उनका डाटा है और ये उनकी फिर आगे फ्रीक्वेंसी है, तो इस हिसाब से हम ये बना लेते हैं। अच्छा, ये डाटा की प्रेजेंटेशन होगी। क्लास की बाउंड्रीज क्या होती हैं, अगर हम अपने लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को डेसिमल्स में शो करें तो क्लास बाउंड्री बनती है। उसके लिए हम करते क्या है, हम करते हैं ये कि जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर लेते हैं और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाती है। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास एक नई तरह का ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ के जैसा है, आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन नजर आ रहा होगा। हिस्टोग्राम में आप ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो डाटा होता है उसमें ज्यादा गैप नहीं आता, तो आप ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं। इसमें जो हर बार की विड्थ होती है वो आपके पास उसका साइज रिप्रेजेंट कर रही होती है कि क्लास का साइज क्या है। यानी कि अगर हम विड्थ ज्यादा लेंगे तो क्लास का साइज ज्यादा होगा, अगर विड्थ कम लेंगे तो क्लास का साइज भी कम होगा। तो हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप्ड डाटा की। आप रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं, डेफिनेटली स्क्वायर तो नहीं ना बनाएंगे, उसकी लेंथ विड्थ आप बराबर नहीं रख पाते, तो ये हमारे पास हो गया हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे फर्क क्या है, कहते हैं बार चार्ट में आप किसी भी डाटा को एक्स एक्सिस पे ले लेते हो, जबकि किसी भी डाटा को वाई साइड पे ले लेते हो, जबकि हिस्टोग्राम में हम डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होता है, उसमें आपके पास डेज वीक्स इस तरह की चीजें नहीं होती। बार चार्ट में आपका डाटा नंबर ऑफ डेज के साथ साथ नेम्स ऑफ डेज भी हो सकता है, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डाटा है दोनों तरह का वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। बार चार्ट में सिर्फ एक तरह का नंबर्स की फॉर्म में होगा, यहाँ पे दोनों। ये हमारे पास डेफिनेशन है, द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्टिकल रेक्टेंगुलर बार्स विद नो गैप्स इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। आपने गैप नहीं रखना तो उसे आप हिस्टोग्राम का नाम देंगे। फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग पहले भी कर चुके हो, मीन, मीडियन और मोड। मीन के लिए आप क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को जमा करके
टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास मीन आ जाता है, जिसे आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप लोगों ने मीन लेना हो ग्रुप्ड डाटा का तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, यानी कि आप फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं जो मिड पॉइंट है हर एक क्लास का। फॉर एग्जांपल पहली क्लास है आपके पास 25 प्लस 39, अब आप इनको जमा कर लेते हो 25 और 39 को 64 बनता है, 64 का हाफ 32 बनता है, तो इसका मिड पॉइंट है 32, इसका मिड पॉइंट है 47, 62, 77, 92। आपने क्या करना है, आपने 32 को इसके साथ ऐड कर लेना है, ये आपके पास बन जाता है 32.3। आपने फ्रीक्वेंसी को पॉइंट्स में लेना है, तो ये आपके पास 32.3, 47.4, 62.8, 77.9, 92.6 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स आप लोगों ने ले लेना है, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उसको डिवाइड कर दे देना है सिग्मा एफ से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास मीन मालूम करने का तरीकेकार आ जाएगा। फिर मीडियन के लिए अगर ताक वैल्यूज है तो जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू है वो मीडियन है, और अगर आपके पास वो दो इवन वैल्यूज हैं तो सेंटर वाली दो इवन वैल्यूज को जमा करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मोड ऐसी वैल्यू थी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही थी, तो उसे हम मोड कहते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये मीन मीडियन मोड मालूम करने के मुख्तलिफ तरीकेकार थे, ये हमारे हो गए। फिर प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, कितने चांस हैं कि कोई इवेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और सबका मतलब अलग है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप एक काम को कई दफा करके देखते हैं और आपके पास हर दफा एक आउटकम आती है। हर एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं अगर उसके ज्यादा रिजल्ट्स पॉसिबल हो। हर एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा, एक रिपीट, एक ट्रायल कहलाएगा और उसका रिजल्ट आउटकम कहलाएगा। कौन कौन से रिजल्ट्स आ सकते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो बात को दोबारा करते हैं, आपने एक ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, आप उसके लिए बार बार रिपीट एक एक्सपेरिमेंट, एक ट्रायल करके देखते हो, तो वो जो सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है वो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी प्रोसेस को इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो और हर टाइम को, हर रिपीट को आप एक ट्रायल कहेंगे, उसकी जो रिजल्ट आएगा उसे आउटकम कहेंगे और जो कोई भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं उन्हें आप सैंपल स्पेस कहेंगे। किसी भी रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी है उसे हम इवेंट या प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इवेंट्स दो तरह के होते हैं, इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली। अगर किसी जगह किसी इवेंट के होने के चांसेस बराबर हो, 50-50 चांस हो, तो उसे इक्वली लाइकली कहते हैं। जिस तरह आप एक कोइन ऊपर फेंकते हैं तो हेड या टेल आने के चांसेस 50-50 हैं, तो उसे आप इक्वली लाइकली कहेंगे। लेकिन अगर वो आने के चांसेस बराबर ना हो तो उसे हम नॉट इक्वली लाइकली कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स। अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस हो, कम से कम भी उसके पॉसिबल कोई चांसेस हो, तो उसे हम सर्टेन इवेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर किसी इवेंट में किसी आउटकम के आने के कोई चांसेस हो ही ना, तो उसे हम इम्पॉसिबल। तो सर्टेन इवेंट वो होता है ऐसा इवेंट जिसके होने के 100% चांसेस हो। तो अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस 0% हो तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जिस तरह अगर हम कहें कि एक बोतल है, वो भरी पड़ी है मुख्तलिफ तरह की बंटेज के साथ, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, और हम उसमें से व्हाइट ढूंढे तो व्हाइट के आने के चांसेस 0% है। एक बोतल है, वो भरी हुई है सारे रेड बीन से, उसमें से रेड के निकलने के चांसेस 100% है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसे हम टोटल पॉसिबल आउटकम से माइनस कर दें तो हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट होता है। जिस तरह हेड और टेल आने के चांसेस है 1 आउट ऑफ 2, तो 1 टोटल आउटकम्स में से 1 आउट ऑफ 2 को माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो होगा कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। इसी तरह हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम 4 है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो हमारी 4 आउट ऑफ 6 जो है ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसे आप 2 आउट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो होगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से आप कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास समरी आ गई। समरी के बाद रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। विच ऑफ दीज ग्राफ्स इज सुटेबल व्हेन वी वांट टू शो अ डाटा दैट इज चेंजिंग ओवर टाइम। उसके लिए हम लाइन यूज करते हैं, लाइन चार्ट। डिस्क्रीट का मतलब है डिस्टिंक्ट। हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, प्रोबेबिलिटी। Possible result of a regular outcome random experiment is called an outcome.
जब 50-50 चांसेस हो किसी इवेंट के होने के तो हम उसे कहेंगे इक्वली लाइकली। और फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं वो कितने होते हैं, वो 0 से 1 के दरमियान होते हैं। 0% से 100% भी आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अकर्स इन कलेक्टेड डाटा इज कॉल्ड, कितनी दफा वो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी है। डैश डिस्ट्रीब्यूशन मींस टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यहां पर हमारी क्लास 7 की मैथमेटिक्स भी हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।